नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। बोरिस जॉनसन को यहां गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह का भव्य और परंपरागत स्वागत कभी नहीं देखा। ब्रिटिश पीएम इस दौरान गदगद नजर आए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही राजघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के विरोध के बीच में समाजवादी पार्टी का एक जांच दल दिल्ली जाएगा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि दिल्ली में जहांगीरपुरी बस्ती उजाड़े जाने की घटना की जांच के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का जांच दल नई दिल्ली जाएगा। उन्होंने बताया कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की अगुवाई वाले इस दल में मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन, राज्यसभा सदस्य विशंभर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा और जावेद अली खान शामिल होंगे। चौधरी ने आरोप लगाया है कि पिछली 20 अप्रैल को बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम की तरफ से बुलडोजर चलाकर जहांगीरपुरी बस्ती को उजाड़ दिया गया है। सपा का ये दल इस मामले की जांच करेगा। आपको बता दें, इसके अलावा टीएमसी का दल भी पहुंचेगा। लगातार मामले को लेकर सियासी रुख भी तेज होता जा रहा है। बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में जब अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, और अब इस बीच में डेलीगेशन जाएंगे जांच के लिए। सपा की तरफ से भी एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी जाएगा, साथ ही साथ टीएमसी की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब लगातार सख्ती बरती जा रही है और विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ बुलडोजर को लेकर सरकार पर हावी होने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, इस बीच में जहांगीरपुरी की जिस घटना को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, अब उसी की जांच के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा जा रहा है। सपा की तरफ से प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। सांसद शफीकुर रहमान बर्क की अगुवाई में सपा का ये जांच दल जहांगीरपुरी जाएगा, जहां पर फैक्ट फाइंड किए जाएंगे। फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशन जो है वो वहां पर पहुंचेगा। तो वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कृति निधि पांडे, प्रवक्ता सपा। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब तमाम पार्टियों की तरफ से डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं। सपा की तरफ से भी एक जांच दल जाएगा, क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? देखिए, जहांगीरपुरी में जो हुआ उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है जी। जहांगीरपुरी या पूरे देश में भी जहां हिंदू मुस्लिम राइट्स हो उसको कोई समर्थन नहीं दे सकता। लेकिन कहीं न कहीं कानून पे सवाल खड़ा होता है। भारत की सरकार दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है केंद्र की सरकार की, और जिस तरीके से जुलूस निकला, जुलूस के परमिशन रहे थे तो उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए थी, और अगर जुलूस के परमिशन नहीं थे हनुमान जयंती पे तो उस तरीके के जुलूसों को रोकना चाहिए था वहां के प्रशासन। लेकिन ऐसा कोई काम दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई, और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हुई। और जहां भी घटनाएं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी एक नया ट्रेंड चालू कर दी है, एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। कोर्ट को किनारे करके, न्यायालय को किनारे करके, कानून व्यवस्था की, संविधान के सबको किनारे करते हुए एक जेसीबी से लोगों का मकान गिरा देना जी एक व्यवस्था है। अगर कोई मकान इनलीगल बने हो, कोई मकान अतिक्रमण करके बने हो, अवैध जमीन पे बने हो, तो सरकारी व्यवस्था को आप उसको नोटिस जारी करिए, उससे जवाब तलब करिए और इसके बाद उसको गिराया जाए। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और समाजवादी पार्टी का दल गया है। हम ये उम्मीद करेंगे वो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लोगों से मिलेगा, लोगों के
दुश्वारियों से अवगत होगा और उससे सारे मामलों को कलेक्ट करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और जरूरत के हिसाब से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में, लोकसभा में और उत्तर प्रदेश के मामला में उत्तर प्रदेश में, ये सब सदन में भी रखने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। चलिए देखिए, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर आवाज भी उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, बुलडोजर चल रहा है, इसकी खबर लगने के बाद भी, कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद भी चला, लेकिन तमाम पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, सियासत यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सियासत नहीं है। अगर कोई पीड़ित पक्षकार माननीय सुप्रीम कोर्ट या देश की सर्वोत्तम संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर अपनी पीड़ा लेकर के गया और वहां से न्याय हुआ, उसके आदेश आने के बाद अगर मेयर नहीं स्वीकार करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, दिल्ली पुलिस नहीं मानने को तैयार है, तो ये तो कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने स्वतः इसका संज्ञान लिया और कहा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे अगली सुनवाई में। तो ये कोई तरीका नहीं है न्याय करने का। आप कानूनी रूप से कोई अपराध करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। कोई इलीगल निर्माण कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वो जो विधिक तरीका वो अपनाया जाए। जी ठीक है पांडे जी, हाँ, बिल्कुल तरीके से चीजें होनी चाहिए, कानून के अनुरूप होनी चाहिए। सपा की तरफ से जो जांच दल जाएगा उसमें सांसद शफीकुर रहमान की तरफ से अगुवाई की जाएगी, और कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, शफीकुर रहमान साहब हैं, एचपी हसन साहब हैं, दिसंबर निसार जी हैं, रवि प्रकाश वर्मा जी हैं, इसमें पार्लियामेंट्री मेंबर है और राज्यसभा के मेंबर हैं, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी भी हैं। ये उच्च सदन में लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। ये मौके पे जाएगा, लोगों से मिलेंगे और वहाँ की जो दुश्वारियां हैं, जो अन्याय किया है दिल्ली सरकार ने, उससे अवगत होंगे और उसको जरूरत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी इसको रखेंगे उच्च सदन में, और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी सारे रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। जी, आपके अलावा जो सपा है उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी जो था एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था, टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है, तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से डेलीगेशंस भेज रही हैं। देखिए, एक चीज आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि लोकतंत्र में सरकारों के लिए विपक्ष आईना होता है जी। अगर और विपक्ष अगर खामोश हो गया तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, जिस तरीके से वर्तमान की सरकार तानाशाही लेकिन जब पांडे जी सबको किनारे कर, थोड़ा सा और जल्दी भी तो आवाज उठाई जा सकती थी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से चाहे कोई भी, अगर ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से इतना बड़ा जो काम किया गया, और विपक्ष आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज होता है एक तरीके से, जब जनता की आवाज इतनी लेट क्यों उठ रही है? नहीं, कहीं लेट नहीं है। आप देखिए, जिस तरीके से मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से कि अगर जुलूस का परमिशन था तो दिल्ली पुलिस को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए थी, और अगर बिना परमिशन कोई जुलूस था तो उसको रोकना चाहिए था। लेकिन स्थिति ऐसी क्यों कि इस तरीके की समस्या? जी, ये इतनी बड़ी घटना के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस का ये फेल्योर है, सिर्फ प्रशासन पर जिम्मेदारी सरकार के गृह मंत्री का ये फेल्योर है। जी, अगर नैतिक बल होता, नैतिक साहस होती, नैतिक जिम्मेदारी लेने का हिम्मत होता उनके अंदर, तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री जी को। जी पांडे जी, जी चलिए, बहुत शुक्रिया पांडे जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। जांच दल भेजा जाएगा जहांगीरपुरी। उसके अलावा पहले बता दें कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी कल पहुंचा था जहांगीरपुरी, जहां पर उनकी तरफ से प्रभावित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की गई थी, पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की गई थी। इसमें सभी जब उन्हें रोका गया तो धरने पर बैठ गए थे, हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें समझाकर वहां से हटाया था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये भी कहा था कि जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ वो गैरकानूनी था, बिना नोटिस किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों के पेट पर लात मारी गई है और अब सपा की तरफ से जांच दल भेजा जाएगा, टीएमसी की तरफ से भी जांच दल भेजा जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर तमाम तरीके से सियासत पूरे चरम पर है। सभी पार्टियां, विपक्ष के जो है अपने आपको जनता की आवाज कहकर, आपने सुना, आगे इस मुद्दे पर लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, डेलीगेशन भेजी जा रही है।
और सत्ता पक्ष अपने आप को सही ठहरा रहा है। अब दोनों में आगे क्या होगा वो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पिछले शनिवार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है, लिहाजा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस यहां एक अस्थायी निगरानी स्टेशन भी तैयार करेगी। वहीं इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई। जहांगीरपुरी में आज सियासी दलों के नेताओं के दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस बीच जामा मस्जिद की अपील की गई है कि हालात को देखते हुए मस्जिद से जुम्मे की नमाज में बच्चों को न लाए। दरअसल जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद इलाके की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को इस इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाए जाने के संबंध में यथास्थिति के निर्देश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी मंडोला के पास चलते हैं, जो जहांगीरपुरी से लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है। तोशी, अगर आज की बात की जाए, जहांगीरपुरी हिंसा के बाद लगातार उस इलाके में जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, काफी अशांति वहां पर थी, और फिलहाल अगर आज बात की जाए, आज पहला जुम्मा है, कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? प्रतीक्षा, बिल्कुल यहाँ पर 16 तारीख को हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद आज अब एक हफ्ते का ये टाइम हो चुका है। जुम्मे की पहली नमाज यहाँ पर अदा होनी है। इस लिहाज से सुरक्षा के इंतजाम है वो बिल्कुल पुख्ता है। और अगर मैं तस्वीरों में आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कि देखिए, कल की जो सुरक्षा थी उससे ज्यादा आज सुरक्षा ज्यादा दिखी जा रही है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आज पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा है वो ज्यादा है कल के मुकाबले में। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, ये वो है जहाँ पर मस्जिद है, जहाँ पर नमाज अदा करने के लिए भीड़ इकट्ठा होगी। तो इस लिहाज से देखिए, बैरिकेड को हटाया नहीं गया है, सुरक्षा को कम नहीं किया गया है। मतलब यहीं से लोग आएंगे और यहीं पर इकट्ठा होकर अपना मस्जिद जाएंगे और नमाज को अदा करेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा में कोई ढील ना हो। इसके अलावा मॉनिटरिंग स्पॉट बनाए जा रहे हैं जो कि टेम्पररी रहेंगे, जो कि सुरक्षा के लिहाज से आज के लिए भी और आने वाले वक्त के लिए भी काम करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से जहांगीरपुरी इलाका पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी यहाँ पर अराजक तत्व आकर कोई गड़बड़ी ना मचाए। जी बिल्कुल तोशी, और इसके अलावा मस्जिद से बच्चों को लेकर भी एक जो है निर्देश दिया गया है कि बच्चों को लेकर ना आए, ताकि क्योंकि हालात पहले ही वहां पर अशांत है और अब सुरक्षा के लिहाज से ही बच्चों को लेकर भी आदेश दिया गया है वहां से। बिल्कुल प्रतीक्षा, ऐसा यहाँ पर देखिए, जैसे हम लगातार ग्राउंड पे बने हुए, तो मैंने यहाँ पर जो यहाँ प्रशासन है उनसे बात करी, डीसीपी साहब से बात करी, तो उनका कहना है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पर नहीं जारी किया गया है कि आप बच्चों को नहीं ला सकते, या फिर कोई स्पेशल गाइडलाइंस कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप सब कर सकते। कोई बच्चों को लेकर भी यहाँ पर जो मेरी बात हुई है, कोई गाइडेंस ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। आप आइए, आराम से नमाज अदा करिए और उसके बाद वापस अपने घर जाइए। तो इस तरह का कोई स्पेसिफिक गाइडेंस अभी तक यहाँ पर कोई जारी नहीं किया गया है। जी तोशी, लगातार आप ग्राउंड पर बनी हुई हैं, कल भी आप लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रही थी। अगर आज की बात करें, लोगों से, जहांगीरपुरी के लोगों से आपकी कोई बात हो पाई हो, जो लोग वहां पर स्थानीय हैं उनसे बात किस तरीके से, क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। सुरक्षा है वहां पर, लेकिन क्या वो डर अब उस सुरक्षा के बीच थोड़ा बहुत कम होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं आपको इस इलाके की बात करती हूँ, जहांगीरपुरी उत्तरी जगह पे आता है और उत्तर पूर्वी जगह पे आता है। यहाँ पर लगभग 5 लाख आबादी रहती है। जहांगीरपुरी इलाके को बेसिकली यहाँ पर कबाड़ का धंधा यहाँ पर लोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रवासी लोग रहते हैं जो कि बंगाल से आए हुए हैं। तो इस लिहाज से जहांगीरपुरी का जो इलाका वो मिला जुला इलाका है, हिंदू मुस्लिम तमाम यहाँ पर लोग रहते हैं।
और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का, अगर मैं सी ब्लॉक की बात करती हूँ, ये सी ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम दोनों गुट के और दोनों धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है, सौहार्द वाला यहाँ पर माहौल रहता है। लेकिन अगर मैं अब आपको इस तरफ की बात करती हूँ, जो जी ब्लॉक है, आपका एच ब्लॉक है, आगे के जो ब्लॉक है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो लोग हैं यहाँ पर चोरी करते थे, यहाँ पर स्मैक करते थे। तो कुछ लोगों का मतलब मिला जुला रिस्पॉन्स वहाँ पर है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हुआ है इंसिडेंट की तरफ से वो बहुत गलत है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। वही कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो हुआ है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ घुसपैठियां हैं, कुछ रोहिंग्या, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ घुसपैठियां हैं, कुछ रोहिंग्या है, कुछ लोगों की बंगाल से आए हुए मिली-जुली हैं। राय निकलकर सामने आ रही है। तोशी, अगर इस पूरी घटना को देखा जाए तो उस हिसाब से आज डेलीगेशंस भी पहुंचने वाले, टीएमसी की तरफ से भी जांच दल भेजा जाएगा, सपा की तरफ से भी जांच दल वहां पर भेजा जाएगा, उसको लेकर भी जो सुरक्षा उसको और पुख्ता किया गया है। बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए 16 तारीख को ये मामला शुरू हुआ था। ये मामला शुरू हुआ था दो गुटों के बीच में बहस थी। दो गुट से शुरू होते होते ये मामला शुरू हुआ इलीगल इंक्रोचमेंट का, अवैध अतिक्रमण का। उसके बाद अब ये पूरा मामला जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे आकर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो आ रही है, वो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रही, वो यहाँ पर ये बात कर रही है कि मुस्लिमों के घरों पर या मुस्लिमों के ढांचों पर जिस तरीके से बुलडोजर ढाया गया है। तो कल कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर आया था, भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, आप पार्टी के यहाँ पर लोग आए थे। लेकिन आज वही, क्योंकि बुलडोजर की बात हो रही है, तो सपा पार्टी का आना यहाँ पे कुछ जायज है, क्योंकि अक्सर वो बुलडोजर को लेकर योगी सरकार, केंद्र सरकार पर निशाना साधती है। अब ऐसे में सपा का डेलीगेशन यहाँ पर आएगा कुछ ही देर के बाद। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी, क्योंकि यहाँ के जो आदि लोग, जो 25 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 9 आरोपी बंगाल के भी बताए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी एक अलग ही उबाल आ रहा है। तो ऐसे में टीएमसी की यहाँ पर एक डेलीगेशन है, वो भी लगभग 12:30 बजे यहाँ पर आ जाएगा, जायजा लेगा। लेकिन देखिए आज जुमे की नमाज है, कल भी यहाँ पर काफी रिस्ट्रिक्शन थी, लोगों को, जो नेता यहाँ पर आ रहे थे, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन आज का दिन और भी संवेदनशील हो जाता है जुमे की नमाज के मौके पर। तो ऐसे में यहाँ पर अलाउ भी करेंगे या नहीं करेंगे, और पीड़ितों से बात करना एक दूर की बात हो जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर अभी जो इंतजामात है वो पुख्ता है। डेलीगेशन आता है, क्या डेलीगेशन को यहाँ पर परमिशन मिलेगी या आने की, जायजा लेने की और लोगों से बात करने की देखना होगा। जी जी बिल्कुल तोशी, लगातार जिस तरीके से मामले को लेकर सियासत तेज हो रही है, क्योंकि पार्टियां चाहे कोई भी हो, बात यहाँ पर जो इलीगल वो है, जो कंस्ट्रक्शन थी उसको लेकर बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहा है। और हर पार्टी ये कहती है कि हम धार्मिक तौर पर किसी भी मुद्दे को नहीं उठाते, लेकिन इस पूरे मुद्दे को धार्मिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन रहा है। अभी फिलहाल जब नेता वहां पर पहुंचेंगे तो स्थिति पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए भी कंट्रोल करने के लिए काफी कदम उनकी तरफ से भी उठाए गए होंगे सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि ये वाला अगर आप रोड देख रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन भी इसी रोड से आया था। इसके अलावा आप पार्टी के नेता भी इसी रोड से आए थे, और अब जो सपा का डेलीगेशन आएगा, टीएमसी का डेलीगेशन आएगा, वो भी इसी रोड से आएगा। तो देखिए आगे आप थोड़ा सा जूम करेंगे कैमरामैन, तो दिखाई देगा कि आगे पुलिस देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मुस्तैद हो रखी है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, और वहीं पर ही जो भी डेलीगेशन आ रहा है वहीं पर ही उनको रोका जा रहा है। उनको वहां पर बतौर ये कहा जा रहा है कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि आप परमिशन लेकर आते हैं, फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं अंदर। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ऐसा कोई यहाँ पर चीजें नहीं है कि कोई डेलीगेशन आएगा तो उनके लिए यहाँ पर कोई अलग से स्पेसिफिक चीजें की जा रही है। जो यहाँ पर सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है, यही सिक्योरिटी है, और इसी सिक्योरिटी के तहत पे डेलीगेशन को रोका जाएगा। और डेलीगेशन उन्हें क्या पत्र दिखाते हैं, क्या कागज पत्र दिखाकर आगे इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि अब कुछ ही देर में डेलीगेशन आएगा तो वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद पुलिस उन्हें रोकेगी, रोकने के बाद फिर वो धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसी सर्कल में, सिर्फ मात्र इसी सर्कल में वो लोग रहते हैं, इसी सर्कल में, क्योंकि उनका मोटिव है कि मीडिया के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचा रहे हैं और जमकर भारतीय जनता पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। तो इस लिहाज से डेलीगेशन आएगा, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है। कल के मुकाबले में आज सिक्योरिटी ज्यादा तैनात की गई है, महिला यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात है। तो कुछ ही देर में डेलीगेशन यहाँ पहुंचेगा। तोशी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वहाँ पर काफी हद तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कोई ऐसे रास्ते भी हैं जिनको बंद किया गया है, कोई वैकल्पिक रास्ते लोगों के लिए तैयार किए गए हों कि आप इस एरिया में, इस इलाके से यहाँ से ना जाए, कोई ऐसे रास्ते भी हैं वहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो रोड है, इस पूरे सर्कल को देखिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये वाला जो सर्कल है
यहाँ पर ये देखिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो जो रास्ता है वो पीछे की तरफ आपको डाइवर्ट कर दिया गया। अगर आपको कहीं भी जाना है या इस इलाके में तो आपको पीछे की तरफ घूम कर जाना होगा। तो डाइवर्शन के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा डाइवर्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ इस सर्कल को डाइवर्ट किया गया। मतलब कि ये चारों तरफ से जो कोने हैं, चौराहा है, उसको सिर्फ एक लिमिटेड ट्रैक के थ्रू यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन अगर आपको रास्ता जाना है तो आप इस पीछे की सर्कल के थ्रू घूमकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जी ठीक है तोशी, जिस तरह की तस्वीरें हम वहाँ पर देख पा रहे हैं, जो लगातार जिस तरीके से मैं आपसे एक सवाल ये भी कर रही हूँ कि शांति की बात बनी हुई है नहीं बनी हुई है, वो सवाल हम कर रहे हैं। आपने बताया सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि जुम्मे की नमाज के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ पर ना हो। किस तरीके की व्यवस्था इस चीज को लेकर की गई है? क्या मस्जिद के हर तरफ आसपास पूरे व्यवस्था सीसीटीवी को लेकर की गई है? मैं प्रतीक्षा बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि सबसे पहले ये देखिए खंबा, ये मेन चौराहे पे ये मेन खंबा है और यहाँ पर देखिए 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कल अगर हम यहाँ पर शाम तक थे तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन आज 4 लग चुके हैं। और आसपास मस्जिद के आगे पीछे इधर उधर और इस पूरे चौराहे पर लगभग 12 से 15 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। यानी कि प्रशासन की अब 2 नहीं बल्कि 3 आंखें होंगी। 3 आंखों के थ्रू वो यहाँ पर इस पूरे लोकेशन पे निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरा है जिसके थ्रू वो समय समय पर यहाँ पर पूरी निगरानी रख रहे हैं। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सुरक्षा बल है, जो कि अब कल के मुकाबले में ज्यादा यहाँ पर भारी लेवल पे तैनात किए गए हैं, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी है। तो इस लिहाज से 3 आंखें इनके पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके पास है, यहाँ पर जवान इनके पास है। तो सुरक्षा के इंतजाम है वो बिल्कुल पुख्ता है। कोई भी यहाँ पर ढील बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी अराजक तत्व यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और होगा तो इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर सिक्योरिटी जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ पर तैयारियां हैं, उसके बीच में एक सवाल ये भी, क्योंकि लगातार जब लोगों के मन में डर बैठा होता है तो वो कई बार ऐसा होता है कि अपनी जरूरत के सामान को लेने के लिए भी बाहर निकलते हुए बड़ा डर रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ पर सुरक्षा है। तो क्या अब लोग खुलकर अपनी जरूरत के सामान के लिए बाहर आ पा रहे हैं या फिर अभी भी घरों में दुबके हुए हैं? लेकिन बिल्कुल माहौल जो है वो तनावपूर्ण है, लेकिन शांतिपूर्ण भी है। ऐसा अब कोई ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं है कि लोगों को डर लग रहा है कि बाहर कैसे निकले, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर ग्राउंड पे हम 7 बजे से मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने देखा अमूमन की यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी नौकरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, यहाँ पर जो वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग लोग हैं, वो अपना नॉर्मली जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं है कि लोगों को डर लग रहा है कि वो कैसे बाहर निकले। बाकी सामान लेने से लेकर यहाँ पर देखिए पूरे इलाके को तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो उस तरफ जहाँ पर ये चीजें खुली हुई है वहां पर ये लोग आराम से निकल रहे हैं। डर की स्थिति लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि मामला जो है वो पहले के मुकाबले में अब काफी शांत दिखाई दे रहा है। तो लोग आवाजाही कर रहे हैं आराम से और अपना जो वर्किंग प्रोसेस है वो पूरा कर रहे हैं। जी चलिए तोशी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जनता को भी बताते रहेंगे कि फिलहाल दिल्ली में, राजधानी में स्थिति कैसी है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद्र कुमार जगन्नाथ काशी दौरे पर हैं। मॉरिशस के पीएम के साथ बैठक के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से वो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर काशी पुराधिपति का विधिवत दर्शन पूजन कर चुके हैं। आपको बता दें, सर्किट हाउस में अधिकारियों के वाराणसी के विकास कार्य और कानून व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के पीएम के कार्यक्रम सहित अन्य जानकारियां भी ली। यहां बता दें कि सीएम योगी राजा तालाब के खजूरी में नवनिर्मित आरएस स्कूल का उद्घाटन आज करेंगे। इसके बाद वो नदेसर स्थित तारांकित होटल में मॉरिशस के पीएम परविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें, पीएम जगन्नाथ के साथ बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी एक बैठक करेंगे। वाराणसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पहुंचकर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद आज कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले कार्यों की समीक्षा के लिए एक संक्षिप्त बैठक की थी सीएम ने, और साथ ही साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के जो आगमन है, कार्यक्रम जो रहने वाले हैं, किस तरीके से उनका दौरा रहने वाला है, उसको लेकर जानकारी भी उन्होंने जुटाई। और आज उनसे मुलाकात करेंगे, एक बैठक करेंगे, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी। डेलीगेशन से मुलाकात से पहले परविंद्र कुमार जगन्नाथ के बैठक से पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, और उसके बाद उन्होंने एक संक्षिप्त बैठक में हिस्सा लिया, और आज भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा वो रहने वाले हैं। गाजियाबाद मामले को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि मामले में दोषियों के साथ साथ संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय हो। साथ ही सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में एक सप्ताह का प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जाए, और साथ ही साथ जो मानक है उनके हर पहलू पर परीक्षण किया जाए, यानी कि अच्छे तरीके से उनकी जांच होनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से इस तरह के मामले सामने आते हैं, प्रशासन की तरफ से सख्ती बहुत जरूरी है। अब गाजियाबाद मामले को लेकर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ जो स्कूल बस हैं उनके सभी मानकों पर उनका परीक्षण होना चाहिए कि उनकी फिटनेस सही है या नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित परिवहन अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही को तय किया जाए। सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी भी जवाबदेही को तय किया जाएगा इस पूरे मामले में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। नितिन, गाजियाबाद मामले को लेकर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्कूल बसें हैं उनकी फिटनेस की जांच होना भी जरूरी है, तय वक्त में उनकी जांच की जाए। तमाम ये निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा प्रतीक्षा जी, गाजियाबाद मामले में जो छात्र की मौत हुई थी उसको लेकर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं, और इनमें जो लोग दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। दो अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है, और वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए उसूल। और वहीं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल बसों की फिटनेस की जाँच को लेकर सीएम ने आदेश दे दिया है। वहीं प्रदेश भर में एक सप्ताह का प्रदर्शन व्यापी अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा किन बसों में क्या खामियां हैं। मानक के हर पहलू का परीक्षण किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा वहीं फिटनेस जांच जो कि पहले हर जिले में, पहले एक ही जिले में होती थी, अब उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि फिटनेस जांच के लिए उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जहां पे होंगे वहीं से फिटनेस जांच हो जाएगी। और जो खस्ताहाल बसें हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए बात कही है कि जो पुरानी बसें हैं उनको देखा जाए और परखा जाए, क्योंकि जिस तरह से बसों की हालात चल रहे हैं उनको देखा बहुत जरूरी समझा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया है, देखने को मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर पैनिक बटन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार होता रहता था बसों में, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और बसों में अब पैनिक बटन लगा दिया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन नजदीकी पुलिस थाने में तुरंत पहुंचेगी, और ये देखा जाएगा कि वहां पर किस तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होने पर इन सबको बात को भी देखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि जो गाजियाबाद में जो मामला हुआ था उसके बाद काफी आक्रोशित लोग हुए थे, लोगों में काफी गुस्सा था, उसको देखा जा रहा था। उसको देखते हुए सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद ठोस कार्रवाई उठाई। और आपको बताना चाहूंगी 21 करीब 2000 बसों को नई लाने की बात चल रही है कि अब जो खस्ताहाल बसें उनको हटाकर नई 2000 बसें लाई जाए और उनको दौड़ाया जाए सड़कों पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बसों के जो लापरवाही बताई गई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई, जिनके लिए चालक और परिचालक को भी काफी नजरिए से फटकार लगाई गई। और उनके लिए ये भी तय किया गया है कि जितने भी चालक और परिचालक होंगे वो अब वर्दी में रहेंगे, उनके लिए वर्दी निर्धारित करी गई है। और
और जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बताना चाहूंगा जी, जिस तरह से बच्चे की जो मौत हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निकल के आई चीजें आई, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा अधिकारियों की लापरवाही सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि नवी का छात्र था और वो स्कूल बस से ही जा रहा था। उसकी कहीं ना कहीं मौत हो जाने से पूरा इलाका जो है वह काफी आक्रोशित हो गया था और प्रदर्शन पे उतर आया था। तो उनको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए भविष्य में कोई ऐसी घटना सामने ना आए, उसको देखते हुए सारे इंतजाम करे जाएंगे और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, भी खंगाला जा रहा है कि कौन कौन से लोग इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बात कही गई है, सीएम की तरफ से बात की गई है कि फिटनेस की जांच की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी, जो संबंधित अधिकारी है, परिवहन के अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही को भी तय किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं कि जब इस तरीके की घटना हुई है और स्कूल बस में किसी बच्चे के साथ इस तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ा हो या कोई भी, ये व्यवस्थाएं तो पहले से सख्त करने की जरूरत थी, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। ठीक है, अब भी सख्ती बरती जा रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये देरी नहीं है? क्योंकि इस तरह की घटना होने के बाद ही क्यों एक्शन लिया जाता है, पहले से एक्शन में क्यों नहीं रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी प्रतीक्षा जी, जिस तरह की ये घटना हुई है पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे ने उल्टी करने के लिए खिड़की से बाहर सर निकाला हुआ था, खंबे से टकराया और उसकी मौत हो गई। तो ये देखा जा रहा है कि जो जो चीजें सामने निकल के आई उनको देखा जा रहा है कि आखिर जो हापुड़ रोड स्थित दयावती मोदी पब्लिक स्कूल का मामला है, वही 9 वर्षीय छात्र था, ज्यादा उसकी उम्र भी नहीं थी, सुबह बुधवार सुबह का मामला है ये। लेकिन जिस तरह से जो ये चीजें सामने निकल के आ रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि चालक और परिचालक की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि साइड का जो शीशा होता है चालक का, उसमें पीछे की सब चीजें दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता था कि चालक को देखना चाहिए था कि उस शीशे में बच्चे ने सिर बाहर निकाला है, किस तरह से उसका खंबे से सिर टकराया है और कैसे उसकी मौत हुई। तो इस पे कहीं ना कहीं उनको सबसे बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। जब ड्राइवर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, इतनी जानों की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, खासकर नन्हे बच्चों की, जिनको ये नहीं पता कि अगर वो इस तरीके के से खिड़की से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हर बच्चे को आप नहीं समझा सकते, इसलिए बहुत जरूरी है कि चालक और परिचालक इस स्थिति में ध्यान रखे, और दोनों की ही लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बस चालक ओमवीर जो था उसके खिलाफ हत्या का धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना अब दोबारा दोहराई ना जा सके, ऐसी घटना दोबारा कभी देखने को ना मिल सके, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठोस कदम उठाया है। क्योंकि जो मामला है वो दयावती स्कूल का मामला है, वहां का बच्चा था और उसके जो ड्राइवर था उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन अगर बच्चे को उल्टी आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं उसने पहले चिल्लाया होगा, चीखा होगा, कुछ ना कुछ बताया होगा, उसके बाद उस ड्राइवर को कायदे से तो वहीं पे बस रोक लेना चाहिए था। उसके बाद वो चलती हुई बस में अगर कोई भी बच्चा उल्टी करता है, बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि आगे पीछे उसको नहीं जानकारी रहती कि क्या हो सकता है। लेकिन चालक को तो इन सबको नियम पालन अनुपालन दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा बताया जाता है, उसके बाद ही कोई वो कदम उठाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से वो पुराने चालक थे, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं उनको भी ठोस कार्रवाई करी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लाइसेंस देखा जा रहा है कि उनके पास लाइसेंस था कि नहीं था, वो पूर्ण रूप से ड्राइवर थे कि नहीं थे, क्योंकि उनके भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, उसको देखते हुए कोई नई रणनीति बनाई जा रही है। वहीं अगर वहीं के सूरत सिटी निवासी नितिन अग्रवाल की बात कर ले, नितिन भारद्वाज की जो सीएमओ कार्यालय में मुरादाबाद में तैनात है, उनका इकलौता बेटा अनुराग भारद्वाज दयावती मोदी में स्कूल में 4वीं कक्षा में पढ़ता था और उन्हीं के साथ ऐसा मामला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो हादसा हुआ है यह बहुत ही दर्दनाक हादसा था और बस चालक की बेवकूफी की वजह से कहा जा सकता है, नासमझी की वजह से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। उसको देखते हुए अब ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को और आगे बिल्कुल बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नितिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो सुर्खियों में छा गए। दरअसल तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। ये पार्टी राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर आज शाम को होने वाली है। इसमें सबसे दिलचस्प तेज प्रताप यादव का निमंत्रण देने का तरीका है। उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी का कार्ड सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, जिसमें अपने ही अंदाज में एक शायरी लिखी, तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से। सोशल मीडिया पर यह निमंत्रण पत्र जमकर वायरल हो रहा है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां अलग अलग इलाकों में 2 एनकाउंटर देखने को मिली है। जी हां, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं एक भारतीय जवान भी शहीद हुआ है। वहीं 9 जवान घायल हो गए हैं। बता दें कि 2 दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। सबसे ताजा हमला जम्मू के सुंजुआ इलाके में मौजूद चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे हुआ। यहां सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सीआईएसएफ ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। इस पर पूरी कार्रवाई में कुल 5 जवान घायल हुए, जिसमें से सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए। कुल 2 आतंकी सुंजुआ एनकाउंटर में मारे गए। फिलहाल गोलीबारी थम गई है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को 2 AK-47 बंदूक, एक सैटेलाइट फोन उनके पास से बरामद किया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार के पास चलते हैं। निसार, जिस तरीके से पीएम का दौरा है 2 दिन बाद और उससे पहले जिस तरीके से घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं, आतंकी हमले सामने आ रहे हैं, घाटी में 6 आतंकी ढेर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा है उससे 2 दिन कबल जिस तरह से जम्मू के सुजवन इलाके में एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो काबिल तारीफ है। तो जिस तरह से एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने हाल ही में बताया कि ये जो वहाँ पे जो एनकाउंटर हुआ है वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स जो लश्कर तैयबा से जिनका ताल्लुक था, वहाँ पे कुछ एक बहुत बड़े मंसूबे के फिराक में थे, कोशिश में थे कि जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो 20 तारीख को उनका दौरा है तो उसको नाकाम बना दिया गया है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जहाँ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को सुजवन इलाके में एक इतला मिली कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, तो वहाँ पे पूरी तरह से पूरे इलाके को सील कर दिया गया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स वहाँ पे आई थी कि वहाँ पे मौजूद मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलानी शुरू कर दी है, जिसके दौरान एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। तो इस तरह से जो वहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे, कुल मिलाकर अभी तक जो 2 मिलिटेंट्स वहाँ पे जांबाग हुए हैं, जिनकी जो शिनाख्त है बताया जाता है कि पुलिस के मुताबिक उनका ताल्लुक फारेन से है और उनकी जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर जैश मोहम्मद से उनका ताल्लुक है। फिलहाल पूरी तरह से वहाँ पे किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं है, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं है, वहाँ पे पूरी तरह से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उधर जनूबी कश्मीर नॉर्थ कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी कल एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 22 साल से सरगर्म एक मिलिटेंट जांबाग हुआ है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर की है, नरेंद्र मोदी की जो विजिट है उससे पहले यहाँ पे काफी आतंकी हमले में इजाफा हुआ है और सिक्योरिटी फोर्स को भी काफी चैलेंजेस का सामना है। निसार, अभी भी क्या सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पर? जी देखिए, वहाँ पे अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। वहाँ पे किसी भी मूवमेंट को, चाहे गाड़ी की मूवमेंट हो चाहे वहाँ पे लोगों की मूवमेंट है, उसको अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। वहाँ पे ये भी शक किया जाता है कि वहाँ पे मजीद कुछ मिलिटेंट्स होने की तवक्को है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 2 मिलिटेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, उनकी हलाकत पेश आई है। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी जो जिनका ताल्लुक सेंटर जो सीआईएसएफ से था, वो भी इस झड़प में जांबाग हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निसार इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। घाटी में 6 आतंकी ढेर हुए हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार जवान जो है उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि
आगे किसी तरीके की ऐसी कोई घटना हो तो उसको रोका जा सके। सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 बरामद की है यहां से। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।